हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम टीवाई के 5th सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, जिसे हम शॉर्ट में भी कहते हैं नेप पॉलिसी ऑफ 2000। इसे हम न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000 भी कहते हैं, यानी अलग अलग नामों से इसको हमेशा बुलाया जाता है। तो यू मस्ट नो इट कि ये जो नैप पॉलिसी है, यानी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कहें बच्चों, या नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये पॉलिसी है क्या, इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, और इस पॉलिसी को हम फाइनली इवैल्यूएट भी करेंगे, उसका इम्प्लीकेशन भी देखेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमें हमारे इकोनॉमी के तीनों सेक्टर का बेस है, यानी प्राइमरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है इन आवर इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ये एग्रीकल्चर का नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लार्जेस्ट है, और इंडिया स्टैंड सेकंड लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जब वो यूटिलाइज होता है फॉर एग्रीकल्चर। यानी लैंड अवेलेबिलिटी के मामले में हम एंटायर लेवल नहीं बोल रहे हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के पास है, लेकिन जो एरिया लैंड, एरिएबल लैंड जो हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, उसमें इंडिया स्टैंड ऑन द सेकंड पोजीशन। क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी का लगभग 69 to 70% पॉपुलेशन, उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया इमर्ज एज अ मेजर प्लेयर ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट। और एट प्रेजेंट भी अगर हम अपने इंडिया की पोजीशन देखें बच्चों, तो वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्म आउटपुट है, खास करके फ्रेश फ्रूट्स हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, पल्सेस हो, स्पाइसेस हो, इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल। तो इंडिया के रेवेन्यूज़ इस सेक्टर में से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इतना सब फेवरेबल एटमॉस्फेयर, हमारे पास अच्छे क्लाइमेट, इतनी इनरिच सॉइल होने के बावजूद भी हमने देखा कि फ्रॉम फ्यू डिकेड्स हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट को हम 4% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे थे। यानी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज लेस देन 4%। और इवन आफ्टर 1991 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। उस एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना, बहुत सारे सपोर्टिव और इनेबल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब स्टेप्स लिए गए। लेकिन फिर भी जितना आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट हमारा 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बड़े नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए एज अ रेमेडियल मेजर हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम और पॉलिसी जो था वो फ्रेम भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट भी किया, और वो था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब ये जब हम देखते हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी तो कब पास हुआ, ये पास हुआ ऑन 28 जुलाई 2000। इस पॉलिसी को 28 जुलाई को और 2000 को उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब इस नैप पॉलिसी के पीछे गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था कि एटलीस्ट जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, उसको मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए, सो दैट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में और बढ़ाई जाए। एंड बिसाइड विथ दैट इस सेक्टर में से इतनी आउटपुट, इतनी सप्लाई बढ़े कि हमारे पास सरप्लस एक्सपोर्ट के लिए भी आउटपुट बचे, जिससे हमारे इकोनॉमी का जो डेफिसिट पोजीशन है उसको हम थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एफर्ट्स लिए गए विद द हेल्प ऑफ दिस नैप पॉलिसी ऑफ 2000।
अब इस पॉलिसी को फ्रेम करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला तो वही टारगेट था कि हमें अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को एट लीस्ट 4% बढ़ाना है, और यही था फर्स्ट, टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4% पर एनम, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे पास वास्ट पोटेंशियल रखता है। अगर हमारी इकोनॉमी में प्रॉपर हमने मेजर्स लिए, प्रॉपर हम लोगों ने अपने इंसेंटिव्स जो हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हमने फार्मर्स को प्रोवाइड किए, उन्हें प्रॉपर इनपुट प्रोवाइड किए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से इतनी आउटपुट हम मिल सकती है कि वी कैन कंप्लीट, यानी देयर विल बी नो स्केर्सिटी का प्रॉब्लम इन द डोमेस्टिक मार्केट, एज वेल एज वी विल हैव एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस भी रहेगा, तो एटलीस्ट हमारे पास इस सेक्टर का, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट एटलीस्ट 4% से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। सेकंड था टू मेक द एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें बेस्ट वे में यूज़ करना है, बेस्ट वे में यूज़ करना है, ताकि आउटकम जो है वो हमारा एज़ पर एक्सपेक्टेशन, एज़ पर टारगेट जो हैं वो अचीव हों। अब जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें बहुत से डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर कहा, इसमें हॉर्टिकल्चर आता है, इसमें फ्लोरिकल्चर आता है, इसमें सीरीकल्चर आता है, इसमें एक्वाकल्चर आता है। इतने सारे डिफरेंट एरियाज़ को प्रमोट करना था, ग्रो करना था, डेवलप करना था। बिसाइड विद दैट डेयरी फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म, एनिमल हस्बेंड्री, उन्हें भी सपोर्ट करना था। तो ये सब ओवरऑल हमें ग्रोथ चाहिए था। इसके लिए हमने कहा एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स। थर्ड, टू ब्रिंग द नेसेसरी रिफॉर्म्स, यानी चेंजेस, बदलाव इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ओल्ड टेक्निक्स को रिप्लेस करके न्यू टेक्निक्स में चेंज करना था। फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर उन्हें अवेयरनेस और उन्हें एजुकेट करना है। दे शुड नो इट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उन्हें डिफरेंट टेक्निक्स आने चाहिए, यानी कैसे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, कैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह से इरिगेशन के थ्रू भी दे कैन कंटिन्यू विथ देयर क्रॉप। दैन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्हें सिखानी है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का उन्हें नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब अवेयर करना रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ को, क्योंकि फार्मर आर नॉट अवेयर अबाउट कि उनके प्रोडक्ट्स का प्राइसेस अर्बन एरिया में क्या है। इसके लिए ब्रोकर्स और मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉयट करके उनसे सस्ते प्राइस में उनके क्रॉप्स को परचेज कर लेते हैं, और वही क्रॉप जो है वो हाई प्राइस में अर्बन एरिया में सेल किया जाता है। यानी जितना प्रॉफिट फार्मर्स अर्न करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट ब्रोकर्स आर गेटिंग मोर बटर फ्रॉम देयर पेन्स, यानी मेहनत करे किसान लेकिन जो मक्खन मलाई है वो खाए ब्रोकर्स। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स और बदलाव लाना ज़रूरी था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में थे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, यानी प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन और मेजर्स प्रोवाइड करना ज़रूरी था। और जैसे कि मैंने कहा कि आज से हमने शुरुआत किया है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस सेक्टर्स की शुरुआत की है, इस सेक्टर्स की मैंने जर्नी शुरू की है बच्चों, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फाइनेंस की शॉर्टेज होती है, किस तरह से गवर्नमेंट ने उसके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, बहुत सारे मेजर्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। या प्रॉपर एग्रीकल्चर एरिया में प्राइसिंग पॉलिसी किस तरह से गवर्नमेंट फ्रेम करती है और एग्जीक्यूट करती है। या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके लिए गवर्नमेंट ने किस तरह से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो सेटअप किया है, और उसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है वो नॉलेज विल बी इम्पार्टेड विद द फार्मर्स।
ताकि फार्मर्स में भी वो अवेयरनेस, वो एजुकेशन बढ़े। दे शुड कम टू नो द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, उन्हें भी आना चाहिए। तो ये सब स्टेप्स हम सीखने वाले हैं इन द एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स की वो सोच भी बदलनी थी। देन टू अचीव द इक्विटी एंड ऑल द फार्मर्स शुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम द पॉजिटिव चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। अब ये भी एक बहुत अच्छा चेंज था, क्योंकि हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें चाहिए था इक्विटी। इक्विटी यानी जो भी गवर्नमेंट मेजर्स, जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, रिफॉर्म्स ला रही है, उनका बेनिफिट सबको इक्वल मिलना चाहिए। क्योंकि जनरली हम देखेंगे, जितने सारे स्टेप्स हम देखेंगे, तो इसमें एग्रीकल्चर एरिया में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये था कि जो बिग फार्मर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार हैं, दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम दीज पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। बट स्मॉल फार्मर्स जिनके पास स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, या मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बहुत लिमिटेड या ना के बराबर ज़मीन है, या लैंडलेस फार्मर्स हैं जो अभी भी हमारे बैकवर्ड एरिया में बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द मच बेनिफिट थ्रू दिस पॉलिसी। तो ये थोड़ा बहुत हमने देखा है कि बैकवर्ड एरियाज़ में इनजस्टिस है। तो उस इनजस्टिस को हमें इरेडिकेट करना है, रिड्यूस करना है, रिमूव करना है। इसके लिए गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था टू ब्रिंग द इक्विटी, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी फार्मर्स चाहे छोटे हो बड़े हो, सबको इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट था टू मेक द एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड। ये भी बहुत एसेंशियल था, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड अगर हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ाएंगे, तो जो रेवेन्यू है, जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे मार्केट से हमारे फार्मर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड होने चाहिए, वो उनके इनकम और प्रॉफिट लेवल को बढ़ाएंगे, बूस्टअप करेंगे। क्योंकि जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, दे विल हमेशा जाते हैं फॉर डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस यानी हेस्ट में सेल करना, घाई घाई में सेल करना। हार्वेस्ट सीज़न हुआ, हार्वेस्ट सीज़न के बाद फसल कट के तैयार हो गई। अब उनको टेंशन ये क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे ये जो जितने भी क्रॉप्स है रखने के लिए, दे आर नॉट हैविंग द गोडाउन फैसिलिटी। गोडाउन नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, प्लस अगर गोडाउन वेयर हाउसेस है भी तो उसको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, या सपोज ट्रांसपोर्टेशन भी है, गोडाउन भी है, तो उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारा नॉलेज जो है वो फार्मर्स को अभी भी अवेलेबल नहीं है। बेटर रेगुलेटेड मार्केट्स उनके पास अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो हमें फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है, ताकि फार्मर्स जो है उनको अपने एफर्ट्स का प्रॉपर रिटर्न मिले, उन्हें इनकम मिले। जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितने उनके आउटपुट यानी क्रॉप्स की, उनके फूड ग्रेन की जो क्वालिटी है, उनको प्रॉपरली ग्रेड करना, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, एगमार्क प्रोवाइड करना, एगमार्क नेट प्रोवाइड करना, उनके लिए फार्मर्स के लिए डिफरेंट पोर्टल प्रोवाइड करना, उनके लिए अलग से कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करना, उनके लिए कमोडिटी मार्केट सेट करना। ये सब हम देखेंगे हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल देगा, यानी उनकी सोच बदल जाएगी, उनको उसी प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका बदल जाएगा, यानी डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द अल्टीमेट बायर, फाइनल बायर्स तक भी वो डील कर सकते हैं। यानी हमें अपने एग्रीकल्चर को मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, ताकि फार्मर्स और जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर, इनके बीच में एक प्रॉपर लिंक मेंटेन हो सके। देन टू इंट्रोड्यूस नेसेसरी स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव करना था, और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के थ्रू इस पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना। ओके बच्चों, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखे गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि आफ्टर 1991 हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई।
लिबरलाइज का बेनिफिट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मिला, सर्विस सेक्टर को भी मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिला, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स अचीव नहीं हुए बच्चों। वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट एंड प्रॉब्लम्स थे। और अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो इट इज़ बिकम अ नेसेसरी दैट वी शुड ग्रो आवर बेसिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके लिए 28 जुलाई 2000 को इस प्रोग्राम को, यानी न्यू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है 2000 की, उसे पास किया गया और हमारी इकोनॉमी के साथ इनैक्ट किया गया। अब इसके फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। पहला फीचर था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल चाहिए बच्चों। जब हम सस्टेनेबल कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो तो करना है, लेकिन लॉन्ग रन कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें इस सेक्टर में हमें चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए, सो दैट हमारे एग्रीकल्चर की जो फर्टिलिटी है, उसके सॉइल की जो क्वालिटी है, उसको हम मेंटेन कर सकें। यानी हमारे गवर्नमेंट ने ये मेजर्स इसके थ्रू लिया कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लॉन्ग रन में सस्टेन रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप to contain the biotic pressure on the land। बायोटिक प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा केमिकल्स उसमें ऐड नहीं होंगे, यानी देयर विल नॉट बी एनी सॉइल पोल्यूशन। तो बायोटिक प्रेशर ऑन द लैंड। दूसरा, हमें अपने सॉइल को कंजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या प्रोटेक्ट करना है? उस सॉइल की फर्टिलिटी, ताकि वो फर्टिलिटी मेंटेन रहे। और उसके लिए बहुत से डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, वो गवर्नमेंट ने सिखाया। मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि डिफरेंट फर्टिलाइजर्स विल बी ऐड इन दैट, क्योंकि उसमें हम यूज़ करेंगे बायो टेक्नोलॉजीज़, यानी बायो फर्टिलाइजर्स विल बी यूज्ड, बायो पेस्ट विल बी यूज्ड। जब ये बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करेंगे, बट नेचुरल, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी एंड इट विल यील्ड हाई इनकम और प्लस इको फ्रेंडली। तो देखो कितने फ़ायदे हो गए। यानी हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश किया हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है, बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नॉट ओनली दैट, बट बिसाइड विद दैट गवर्नमेंट ने ये भी एफर्ट्स डाले कि ये जो बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारे इकोनॉमी के इस एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ को, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करेगी, जिसमें वाटर की कंजम्पशन कम होती है, यानी वाटर रेसिस्टेंट है, ड्राउट रेसिस्टेंट है। यानी जहाँ पानी कम भी है, वहाँ पे भी हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों? डिफरेंट वेराइटीज़ से अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, डिफरेंट क्रॉप्स आपको मिल रहे हैं, इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्लस आपकी लैंड जो है वो यूटिलाइज्ड हो जाएगी। तो यानी यूज़ ऑफ अनयूटिलाइज्ड लैंड। यानी गवर्नमेंट ने ये भी रखा कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, तो जितनी भी वेस्ट लैंड है, अनयूज्ड लैंड है, अनयूटिलाइज्ड लैंड है, उन्हें भी हमें यूज़ करना है, उन्हें भी प्रमोट करना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि इट मस्ट बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जितने भी हम डिफरेंट हम उसमें स्टेप्स लें, चाहे सीड्स लें, चाहे फर्टिलाइज़र्स लें, चाहे पेस्टिसाइड्स लें, ये सब क्या होने चाहिए? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू कंटेन द बायोटिक प्रेशर ऑन द लैंड। प्लस क्या करना था? कंजर्व द सॉइल, प्लस इनरिच देयर फर्टिलिटी, उनकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना था। प्लस उन्होंने कोशिश किया यूज़ ऑफ वेस्ट लैंड, यानी अनयूज्ड लैंड या अनयूटिलाइज्ड लैंड, कुछ भी हो। और उसके अलावा कोशिश की गई कि बायोटेक्नोलॉजीज़ को भी प्रमोट किया जाए फॉर इवॉल्विंग द प्लांट, फॉर कल्टिवेटिंग द प्लांट्स विच कंज्यूम लेस वाटर, ताकि हम ड्राउट एरियाज़ में भी ऐसे ग्रोइंग और कल्टीवेशन को
कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये था पहला फीचर। सेकंड फीचर था फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया, यानी हम अपनी एग्रीकल्चर एरियाज़ को ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। क्यों? ताकि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हमें मिले, फूड ग्रेन्स हमें मिले। और स्पेशल अटेंशन हमारी गवर्नमेंट दे रही थी फॉर ग्रोइंग द न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, क्योंकि न्यू वेराइटीज़ मिलेगी तो बट नेचुरल रेवेन्यू मिलेगी। मैंने कहा न्यू वेराइटीज़ जैसे हॉर्टिकल्चर है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना है, यानी फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन पे हमें फोकस करना है। फ्लोरिकल्चर है, उन पे हमें फोकस करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे परफ्यूम एंड सेंट्स जो रहते हैं, इसमें फ्लावर का सेंट यूज़ होता है, उनके ही कलर्स यूज़ होते हैं। तो फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको हमें ग्रो करना है, उनसे रिलेटेड बहुत से बिजनेसेस जो है वो प्रमोट होते हैं। प्लस सीरीकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म में से कैसे सिल्क फाइबर को हम और ज़्यादा ग्रो करें। पता है इससे फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1, आपने देखा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो मेंटेन हुई, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप तो आपने ग्रो कर दिया, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ पे वी विल से कि इरिगेटेड वाटर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थ्रू कैनल वाटर हो, वहाँ पे हम प्रोवाइड करें, या अदर हम लोग रेमेडियल मेजर्स हैं, जैसे ट्यूबवेल के थ्रू उनको वाटर जो है वो प्रोवाइडेड हो, सो दैट आफ्टर द मानसून सीजन उनका जो एग्रीकल्चर प्रोसीजर है, कल्टीवेशन है, वो भी चलता रहे। ऐसा नहीं कि ऑल द क्रॉप शुड बी रेन फेड ओनली, यानी मानसून में ही हम ग्रो करें, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी में ऐसा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल द एरियाज़। इसके लिए शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स हमें दिखाई देता है, क्योंकि आफ्टर इरिगेशन हमने देखा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देती है बैकवर्ड एरिया में। बच्चों, हमने पढ़ा था 11th में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। बहुत सी एरियाज़ में अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इसके लिए फॉर अचीविंग द फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ हमारी गवर्नमेंट स्पेशल अटेंशन देती है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड ग्रोइंग द न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। उसके लिए चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे सीरीकल्चर हो, चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, इनको फोकस किया जाता है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात है बच्चों, तो हमारी गवर्नमेंट हाई प्रायोरिटी और भी सेक्टर्स को देती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हिस्सा है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, एक्वाकल्चर है, इन सबको भी फोकस देती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, हर एरिया में व्हेन स्पेशल फोकस विल बी प्रोवाइडेड, वहाँ पे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, तो बहुत से लेबर की ज़रूरत होगी, यानी लेबर्स को जॉब मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम होगा, एंड बिसाइड विद दैट ओवरऑल इनकम बढ़ेगी। प्लस अगर आपने गवर्नमेंट और ज़्यादा वहाँ पे फोकस किया, स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया, अच्छे सीड्स प्रोवाइड किए, यानी क्वालिटी इज़ गुड एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी इज़ देयर, बट नेचुरल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट से अच्छे खासे रेवेन्यू आपको मिल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से स्पेशल अटेंशन दिया ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ नेप पॉलिसी ऑफ 2000। थर्ड वन है टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं इन द बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ में जो हमारे फार्मर्स हैं, दे आर यूजिंग द ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग। वो अभी भी पुराने तरीके यूज़ करते हैं, यानी न्यू तरीके वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इवन जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं, यानी एक्वाकल्चर में भी देखते हैं, तो पुराने तरीके की ही बोट और नेट्स को वो यूटिलाइज़ करते हैं, जबकि आजकल मॉडर्न तरीके भी आ गए हैं।
बहुत सारे डिफरेंट उनके पास नेट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी वही उनके पास जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं, यानी न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है जो वो यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर्टिकुलर एरिया से जितने भी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा वो आउटपुट ले सकते हैं। और उसके अगर आउटपुट उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला या एक्सपेक्टेशन जितना मिला तो एटलीस्ट वो मार्केट में सेल करके उन्हें अच्छे खासे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, क्योंकि जब हम लोग डेयरी फार्म में इसमें स्पेशली देखते हैं या पोल्ट्री फार्म में देखते हैं तो इसमें भी प्रॉपर डॉक्टर्स की उनको सपोर्ट देनी चाहिए। किस तरह से अगर उनके जानवरों में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है, किस तरह से उनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, किस तरह के उनका रेयर एंड केयर करना चाहिए, कैसे उनको ग्रो करना चाहिए, कैसे उनका अच्छा खाना पीना चारा उनको देना चाहिए, ये सब नए तरीके हैं। यानी विथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, कैसे उनके ब्रीड्स को हम और अच्छी तरह से ग्रो करें, क्योंकि उनके ब्रीड्स के हम लोग देखते हैं या तो वो मीट के लिए, क्योंकि जानवरों में एनिमल हस्बेंड्री के लिए आइदर फॉर द मीट पर्पस, या उनमें से जो फाइबर उन्हें मिलता है उसके लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, या उनका मिल्क जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी आपके फार्मर्स को सिखाना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो डेयरी फार्म से रिलेटेड हो, चाहे वो सीरीकल्चर से रिलेटेड हो, या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड हो, इट मस्ट बी गिवन नॉलेज टू देम। उन्हें न्यू नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, सिखाना, अवेयर करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्लस क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो इट मस्ट बी एक्सपोर्ट लेवल उसका बढ़ेगा, यानी रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। यानी हम जो चाहते हैं किसानों की इनकम डबल हो, उनकी कमाई बढ़े, तो उसके लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है इनपुट मैनेजमेंट। अब हम जब देखते हैं इनपुट मैनेजमेंट, अब हमारी गवर्नमेंट जो है ये भी हमेशा कोशिश करती है कि हमारे फार्मर्स को जो एडिक्वेट इनपुट्स चाहिए, जो उन्हें टाइमली सपोर्ट चाहिए, वो उन्हें मिलनी चाहिए, और वो भी एट रीज़नेबल रेट्स पे। यानी उन्हें बेसिक मिनिमम नीड प्रोग्राम्स के अंदर उन्हें जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी हाई यील्डिंग यानी जो उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वो उन्हें प्रोवाइड करने हैं, ये एक बेस्ट चीज़ है, वो उन्हें प्रोवाइड करने हैं। उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो हमें प्रोवाइड करना है, बायोटेक्नोलॉजीज़ वो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है, बायो पेस्टिसाइड्स वो हमें प्रोवाइड करने हैं, बायो मैन्यूअर्स वो उन्हें प्रोवाइड करना है। नॉट ओनली दैट बट उनको ये सब चीज़ें लेने के लिए, यानी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, या ट्रैक्टर्स चाहिए, या कुछ और मशीनरी चाहिए, या इरिगेशन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए उन्हें जितना भी उनका कैपिटल लगेगा, ऑल दिस रिक्वायर फंड्स, उन्हें फंड्स की ज़रूरत चाहिए। तो प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है इट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट। तो इसके लिए हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ये सब इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हमारे फार्मर्स को प्रॉपरली और एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, और वो भी स्पेशली एट द प्रॉपर टाइम पे उन्हें प्रोवाइडेड हो, ताकि वो उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, या मैन्यूअर्स जो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, या पेस्टिसाइड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी ऐसे इको फ्रेंडली, यानी हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो सेलेक्टिव और इको फ्रेंडली फार्म मैकेनिज़म्स हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है विद दिस पॉलिसी ऑफ नैप। यानी नैप पॉलिसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट हमारे किसानों की जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है उनको मैनेज करने में हेल्प करते। क्लियर बच्चों? तो हमने 4 देखा।
दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कंटिन्यूसली ग्रो करते ही रहना है। हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, प्लस बायोटिक प्रेशर ऑन लैंड देना है, हमें उनकी फर्टिलिटी को एनरिच करना है, बायोटेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, और अगर कुछ वेस्ट और अनयूटिलाइज लैंड है उसे भी यूज़ करना है। प्लस ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें ग्रो करने हैं जिसमें लेस वाटर हो, यानी वाटर कंज्यूम हो, जिसको हम ड्राउट एरियाज़ में भी अच्छी तरह से ग्रो और कल्टीवेट कर सके बच्चों, और वो हमारे लिए अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड प्रोवाइड करें, और उसके अलावा अच्छी इनकम भी प्रोवाइड करें। यानी एक एरो मल्टीपल हमारे टारगेट्स हैं, तो एक तीर से हम बहुत निशाने जो हैं वो लगाते हैं। तो ये इस नैप पॉलिसी ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। उसने मैक्सिमम हमारे किसान, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम है, उन फार्मर्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, उन्हें पॉजिटिवली सपोर्ट किया। देन हमने देखा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़, उसके लिए भी स्पेशल अटेंशन दिया गया कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो हमारे हॉर्टिकल्चर में हो, फ्लोरिकल्चर में हो, या सेरीकल्चर में हो, एक्वाकल्चर में हो, या डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स हो, सब जगह न्यू वैरायटी चाहिए ताकि इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, वो बढ़े, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और प्लस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है वो भी ओवरऑल इम्प्रूव हो। देन टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे किसानों के जो पुराने तरीके थे अब उन्हें बदलना है, अब उन्हें हमें न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सपोर्ट देनी है। उन्हें अच्छे सीड्स प्रोवाइड करने हैं, उन्हें अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं, उन्हें अच्छे पेस्टिसाइड्स देने हैं, उन्हें अच्छी मशीनरी सपोर्ट देना है ताकि उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। देन इनपुट के साथ साथ हमने देखा कि इनपुट को मैनेज करना, यानी एडिक्वेट और टाइमली सपोर्ट हमें उन फार्मर्स को देना है, यानी टाइम पे उन्हें अच्छे बीज प्रोवाइड करना। इसके लिए नेशनल ग्रिड जो सीड एज हमारे पास है, यानी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जो सीड्स हैं, वो सीड हर एक फार्मर्स को हर एरिया में एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, एज़ पर देयर क्लाइमेट उन्हें प्रोवाइड कर देना, ताकि उनके जो मिनिमम नीड्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर पाए। यानी जितनी वाटर अवेलेबिलिटी है, जैसे वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे वहाँ पे पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, जिस तरह के सॉइल की क्वालिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरह का क्लाइमेट उस एरिया में है, उस हिसाब से उन्हें सीड्स को प्रोवाइड करना है। हम कोशिश करें कि अपनी लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, जिसमें से हमें ऑप्टिमम आउटकम भी मिले। तो ये एफर्ट्स हमें डालने थे। नाउ फिफ्थ वन है इंसेंटिव्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी इस नैप पॉलिसी ने फिर कोशिश किया कि हमें इस एग्रीकल्चर एरियाज़ में प्रॉपर इंसेंटिव्स देने हैं टू द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में। यानी हमारे किसानों के लिए, हमें फार्मर्स के लिए एक फेवरेबल और क्रिएट करना है एक लाइवली एटमॉस्फेयर, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि हमें मालूम था कि इस रूरल एरिया में सो मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर। हम बार बार बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने कहा कि किसानों के लिए अच्छे गोडाउंस और वेयर हाउसेज अवेलेबल नहीं हैं। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसीज़ के थ्रू एफर्ट्स डालेगी कि ये इंसेंटिव्स भी उनको प्रोवाइडेड हो, यानी रूरल गोडाउन वो भी उनको रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइडेड हो, यानी नॉर्मल गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ वो भी उन्हें प्रोवाइडेड हो। उसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट्स वो उन्हें प्रोवाइडेड होने चाहिए, ताकि वो अपने आउटपुट को, अपने फूड ग्रेन्स को उस रेगुलेटेड मार्केट में अच्छी तरह से सेल कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू सेल देयर गुड्स इन द अर्बन एरियाज़ या इन द नियर बाय एरियाज, दे कैन ईजिली सेल देयर गुड्स इन द नियर बाय मार्केट्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए, उन्हें अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सो दैट रीजनेबल रेट पे अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलेगी तो दे कैन अफोर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अफोर्ड कर पाएंगे, यानी अच्छे सीड्स ले पाएंगे, अच्छे फर्टिलाइज़र ले पाएंगे, या सपोज़ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए जितना खर्चा है वो अफोर्ड कर पाएंगे, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो अफोर्ड कर पाएंगे, मार्केटिंग के लिए वो खर्चा वो जो है अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऑल दिस खर्चा अफोर्ड करने के लिए दे रिक्वायर फंड्स।
तो उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करना चाहिए। और प्लस नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ इंसेंटिव्स उनके लिए नहीं, अगर सपोज़ कुछ किसान ऐसे हैं जैसे पंजाब एंड हरियाणा, वहाँ के किसान जो है उनकी क्वालिटी ऑफ वीट बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत अच्छी है, इफ़ इट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो उनके इस एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो उन्हें सब्सिडीज़ चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए, वो भी हमें प्रोवाइड करना है। अगर उन्हें कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी हमें प्रोवाइड करना है। यानी हमें ओवरऑल किसानों की मदद चाहिए, सो दैट हमारे किसानों का रेवेन्यू बढ़े, इनकम बढ़े और हमारे देश का एक्सपोर्ट भी बढ़े। क्योंकि हमारे डोमेस्टिक नीड्स को तो हम सेटिस्फाई कर पाते हैं, बट बिसाइड विद दैट वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, और उसके लिए किसानों को वो सब नॉलेज देना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इस एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में रहेगी, दे विल गेट द टच एंड नॉलेज अबाउट द अर्बन एरियाज़, उन्हें अर्बन एरियाज़ का नॉलेज मिलेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लांट है, अब उन्हें बिजली मिली, अब बिजली से उनको कनेक्टिविटी अच्छी मिली, यानी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और है, और उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो दे कैन टेक द वेरी इफेक्टिव यूज़ ऑफ द मोबाइल्स, वो मोबाइल्स को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड यू नो दैट आजकल एग्मार्कनेट यानी पोर्टल के थ्रू ऑल द मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड। हमारे देश की जितने भी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वो सब कनेक्टेड है, उसमें हर प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस अवेलेबल है, क्या गवर्नमेंट फिक्स करती है, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है, ये सब उनको पता चलेगा। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स फॉर एग्रीकल्चर ये प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये भी एफर्ट्स लिया गया ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000। ये क्या था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट, स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एरिया बढ़ते ही रहते हैं, बट देन टू इट इज़ नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ रूरल एरिया। फिर भी वो उस रूरल एरियाज़ उन फार्मर्स के नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं बच्चों। इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसको इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए। प्लस स्पेशली द यूज़ ऑफ न्यू रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है एनर्जी, उन्हें भी हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। यानी इस एरियाज़ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वंस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एरिया, उस जगह पे जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो बट नेचुरल बहुत ही डैम्स बनने लगेंगे, फिर उस डैम्स में इरिगेशन वाटर जो है वो उन्हें प्रोवाइडेड किया जाएगा। प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, रूरल रोड्स बनेंगे, प्लस रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन प्लांट्स बनेंगे, प्लस रूरल एरियाज़ में वाटर फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएगी। वाटर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रोड्स आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, अच्छी मार्केट्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी उन्हें हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलेगी। और इन सब में क्या चाहिए बच्चों? इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा कैपिटल। तो गवर्नमेंट अपनी मेजर्स डालती है, बट बिसाइड विद दैट इफ द प्राइवेट सेक्टर विल टेक द इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन द रूरल एरियाज, इट विल बी मच प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स। वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया इन द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, क्योंकि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं, व्हेन वी से फार्मर्स की बात हम करते हैं, तो फार्मर्स की कंडीशन जनरली अनस्टेबल होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि उनके नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से पता नहीं कब क्या हो जाए।
अचानक से हैवी रेनफॉल हो जाए, अचानक से साइक्लोन आ जाए, अचानक से लैंडस्लाइडिंग उनके आसपास होने लगे, तो ये सब उनके लिए अनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट कर देती है। तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से प्रॉब्लम ये रहता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें हमेशा क्लाइमेट का चेंजेस और उसकी वजह से उनके फसल पे अफेक्ट होता ही है। यानी अगर उन्होंने सब एफर्ट्स अच्छी तरह से लिए हैं लेकिन हैवी रेनफॉल हो गया, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई, उनके तो पूरा फसल जो रेडी था वो पूरा ड्राउंड हो जाता है, यानी पूरा रियून हो जाता है। तो ये उनकी पूरी फसल में क्या हो जाता है, उनका जितना मेहनत था वो गए, यानी हैवी रिस्क है। जितना सोचा था प्रॉफिट होगा वो हुआ नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी खर्चा हो गया सब पे। उन्होंने पूरा खर्चा किया, उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन हैवी फ्लड्स की वजह से उनका पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये होता है। या प्लस क्या, उनकी फसल बहुत अच्छी मिली लेकिन मार्केट में उन्हें उतनी अच्छी प्राइसेस नहीं मिली, जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं मिली। तो प्राइस की फ्लक्चुएशन ये भी हमेशा एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है बच्चों। तो इसके लिए रिस्क को मैनेज करने के लिए इस प्रोग्राम और पॉलिसी ने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाई। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, ताकि उन फार्मर्स के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए। यानी फार्मर्स के लिए जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बराबर, वो उनके लिए क्या प्रोवाइड करती है, रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है। और प्लस आप देखते हो, और हम पढ़ने वाले भी हैं, इस जर्नी की शुरुआत हो गई है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे जैसे मिनिमम सपोर्ट। हम एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी करने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्राइसिंग भी करने वाले हैं। तो प्राइसिंग में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, कमीशन जो है, वो कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर एरियाज़ में उनके कॉस्ट को एस्टिमेट करती है, उनका सर्वे करती है, और उसके ऊपर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यानी एमएसपी जो है वो डिसाइड करती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों को देती है बेटर रेवेन्यूज़, अच्छे रेवेन्यूज़, अच्छी इनकम जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इससे किसानों की रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमें अच्छी प्राइस नहीं मिली मार्केट में तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब नुकसान गवर्नमेंट कोशिश करती है, दे पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स कि वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू फेयर प्राइसेस अपने किसानों को प्रोवाइड कर सके, ताकि उनके रेवेन्यू को वो स्टेबल रख सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म। अब ये भी गवर्नमेंट हमेशा जितने भी टैक्स के कानून बनाती है ऑलवेज इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, वो फार्मर्स के फेवर में होते हैं। जीएसटी के थ्रू हमेशा गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बेनिफिट्स किसको दिए हैं? फार्मर्स को, ताकि किसानों की इनकम कभी भी कम नहीं हो, उनके ऊपर कभी भी टैक्स का बर्डन ज़्यादा नहीं बढ़े। इवन इफ़ दे आर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स, अगर वो करते भी हैं तो भी उन्होंने अप्रोप्रिएट टैरिफ प्रोटेक्शन जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइडेड होता है। तो एक्सपोर्ट लेवल पे भी इफ़ दे आर गोइंग इट, तो मैक्सिमम सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अंडर द टैक्स रिफॉर्म का प्रोग्राम। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिफॉर्म। अब हमारा जो मैनेजमेंट रिफॉर्म है, यानी जब वो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में बदलाव आ रहे हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है। यानी प्रोडक्ट आया, यानी उनको फसल मिली, उस फसल को कैसे पैक करना है, कैसे मार्केट में उन्हें सेल करना है, किस तरह से उन्हें एडवर्टाइजिंग करनी है, या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है, कैसे रिटेलर तक पहुंचना है, ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं अंडर द मैनेजमेंट। यानी उनका जो पूरा मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सिस्टम में भी उन्होंने बदलाव किया। इसमें क्या होता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी हैवी फंड्स जो है वो खर्चा करती है, इंकर करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट देम, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को। और वो भी उन्हें किस फॉर्म में सपोर्ट करती है कि किसानों तक अच्छे सीड्स प्रोवाइड करना है, किसानों तक अच्छे फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करना है, या किसानों तक अच्छे पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करना है, या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए अगर फंड्स लगते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे खर्चा है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लांट है उसमें खर्चा लग रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को फंड का सपोर्ट देती है।
क्यों? ताकि किसानों को वो सब चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो, किसानों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले, और उसकी वजह से उनके गुड्स को ईज़िली हम अपने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा सकें। और कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, वो भी पूरा नॉलेज उनको दिया जाता है, यानी किसानों को भी अवेयर किया जाता है। दे मस्ट बी गिवन द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उनको भी टेक्नोलॉजी का डिफरेंट नॉलेज दिया जाता है। तो मैनेजमेंट रिफॉर्म, इनका मेन काम ये रहता है कि किसानों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करो, लेकिन उनके फूड ग्रेन्स की, उनके क्रॉप्स की, उनके आउटपुट की क्वालिटी मस्ट बी बेस्ट, अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो हम उसे मार्केट में इजीली सेल कर पाएंगे, क्योंकि उसका ग्रेडिंग अच्छा होगा, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा और उसका ओवरऑल रेवेन्यू भी अच्छा होगा। तो ये सब मैनेजमेंट रिफॉर्म्स में भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, और फार्मर्स के लिए जितने भी इनपुट्स चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, सब में अपने उनको हेल्प करती है। क्लियर बच्चों? लास्ट है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर बिल्डिंग हो, रिफॉर्मिंग हो या स्ट्रेंथनिंग हो, हमें मजबूत करना है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो हमें स्पेशल फोकस किधर देना होगा? लैंड रिफॉर्म को, रूरल क्रेडिट को और कोऑपरेटिव सेक्टर, तीनों को सपोर्ट करना। क्योंकि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना है तो उनको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट उन्हें देना पड़ेगा। वो सपोर्ट था पहला लैंड रिफॉर्म के बाद फॉर्म में। अब लैंड रिफॉर्म में पहला उन्होंने क्या किया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये उन्होंने किया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग से क्या हो जाएगा? उनका जो प्रॉब्लम था स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की जगह अभी लार्ज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग उनके पास अवेलेबल हो जाएगी। जैसे सपोज अगर हमारे पास घर नहीं है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम दूसरा घर, यानी हम हाउसिंग लोन लेके अपना घर लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर उसमें से जैसे हम अगर रेंट भरते हैं, रेंट की जगह अगर हम लोग हाउसिंग लोन पे करें, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करें, तो वो हमारे लिए एक घर जो है वो बन सकता है। ऐसी ही सेम पॉलिसीज़ प्रोग्राम किसानों के लिए भी, जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें प्रोवाइड करना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत लैंड है, उन लैंड को किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करना, सरप्लस लैंड अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट करना, और स्पेशली वो लैंड अगर वुमेन्स को मिलती है, यानी उनको एम्पावरमेंट करना, वुमेन्स को उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, क्योंकि वुमेन्स के राइट्स अगर बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर एरिया में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म में उन्होंने चेंज लाया। फर्स्ट वन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। दूसरा उन्होंने किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, कि ज़्यादा लैंड्स पड़ी हैं, यानी अनयूटिलाइज्ड लैंड है लेकिन उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और फार्मर्स चाहते हैं, तो अंडर रॉयतवारी सिस्टम, अंडर महालवारी सिस्टम, ऐसे लैंड को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बट नेचुरल बढ़ेगी, क्योंकि हमारे इस लो प्रोडक्टिविटी के पीछे ये भी एक रीज़न देखा गया है कि लैंड जो है वो डिवाइडेड, क्योंकि लैंड होती है फ्रेगमेंटेड, यानी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। तो जब लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जाएगी तो हम मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे और उसके लिए कैसे हैवी एक्सपेंडिचर हम खर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी लैंड पे इतना खर्चा करना, उतना तो आउटकम मिलेगा ही नहीं। बट व्हेन यू आर हैविंग द गुड साइज ऑफ लैंड, आपके पास बड़ी लैंड्स हैं, तो आपके ऊपर मॉडर्न टेक्निक यूज़ करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, प्लस पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लाएंगे, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड प्लस टेनेंसी रिफॉर्म, यानी गवर्नमेंट ने टेनेंसी सिस्टम को भी चेंज किया, यानी वो भी बदलाव लाया, और वो भी स्पेशली इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनका फेवर किया जाए और उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस किया जाए। देन स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू द वुमेन्स राइट, यानी अगर हम लोग देखते हैं इस एग्रीकल्चर एरियाज़ में, तो जब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि मैक्सिमम लैंड्स को अलॉट करें इन द फेवर ऑफ वुमेन,
ताकि वुमन एम्पावरमेंट को वो ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट था रूरल क्रेडिट, क्योंकि गांव में ये भी प्रॉब्लम देखा गया, क्योंकि ज़्यादातर वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरह ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। वो मनी लेंडर से, ज़मींदार से, या प्राइवेट उनके जो आसपास जो लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं उनसे, फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा लेते हैं और वो उनसे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और उसकी वजह से वो फंस जाते हैं डेब्ट ट्रैप में, यानी कर्ज़ों के जाल में, और उनका जो पूरा कर्ज़ा है उनकी आने वाली जनरेशन उतारती रहती है। और यू नो दैट कि बैकवर्ड एरियाज़, रूरल एरियाज़ में दे आर नॉट गुड इन लिटरेसी। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ज़्यादातर ज़मींदार ने या लैंडलॉर्ड ने उनको पैसा दिया और उनको कहा ब्लैंक पेपर, उस पर थंब लगा दिया, क्योंकि पढ़ा जो लिखा हुआ था उन्हें तो समझ में आया नहीं, और वहाँ पे वो लिख देते हैं कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, यानी उनकी लैंड हो, उनका हाउस हो, उनके कैटल्स हो, सब चले जाते हैं। तो इस तरह से रूरल क्रेडिट का जो फैसिलिटी था वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, उसको प्रायोरिटी दिया है, स्पेशल अटेंशन दिया है थ्रू दिस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी थ्रू कोऑपरेटिव सेक्टर, उनके थ्रू उनको सपोर्ट किया, प्लस कमर्शियल बैंक्स, उनके थ्रू उनको सपोर्ट किया, जिसमें हम करने वाले हैं सिडबी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, प्लस हम उसमें करने वाले हैं नाबार्ड, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उन्होंने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये जो है वो रूरल एरियाज़ में अब इनका क्या सबसे बड़ा काम था, इससे क्या होगा, व्हेन दे विल स्टार्ट, सिडबी है या नाबार्ड है, ये बैकवर्ड एरियाज़ में क्या करेगी, प्रमोट करेगी सेविंग, भले छोटी छोटी सेविंग हो, लेकिन छोटी सेविंग से धीरे धीरे उनके एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो क्रेडिट, यानी स्मॉल हेल्प ग्रुप। छोटी छोटी मदद जो है वो बड़ी मदद के फॉर्म में उन्हें दिखाई देगी, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। अब छोटी छोटी मदद आएगी, वो लोग छोटी छोटी सेविंग को बचाते जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे दिखाई देगी। इस तरह से उस एरिया में इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज किया जाएगा, यानी उन्हें बीमा फसल योजना होगी वो उनको दिया जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उनका नॉलेज उनको दिया जाएगा, यानी उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, यानी बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि बैंक्स हैं तो बट नेचुरल वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगा और रिस्क मैनेजमेंट भी वहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी ओवरऑल किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा। थर्ड है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में बदलाव लाना ज़रूरी था, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर रूरल एरियाज़ का बैकबोन है, वो सपोर्ट है, वो प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और रूरल एरियाज़ के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जब कोऑपरेटिव सेक्टर इस इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में बैकवर्ड एरियाज़ में आ जाता है तो एक फ़ायदा और रहता है कि जो एक्सेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो कम हो जाता है, यानी रूरल एरियाज़ विल बी फ्री फ्रॉम द एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, वो वहाँ पे नहीं रहेगा। व्हेन द कोऑपरेटिव सेक्टर वो वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाएगा, वो उन्हें इनपुट में सपोर्ट करेगा, वो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगा, वो उनके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये किसानों के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, एग्रीकल्चर एरियाज़ के लिए मैक्सिमम सपोर्ट देता है बच्चों। नेक्स्ट होता है कि फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोऑपरेटिव सेक्टर से अगर हम उन्हें सपोर्ट देते हैं तो एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस वो भी नहीं रहता है। अब कोऑपरेटिव में बहुत बार ऐसा भी हम देखने वाले हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखेंगे, तो नई स्ट्रेटजी है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब जब कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं मिलके, उन्होंने सपोज़ किसानों ने अपने रिसोर्सेज पूल टुगेदर किए और एक बहुत बड़ी लैंड उन्होंने परचेस की, नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में उन्होंने मिलके एक अच्छी लैंड ली, उन्होंने 8-10 आपस में, सपोज़ ऑल नेबर्स थे, अपने ही गांव के थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसमें थोड़ा थोड़ा करके जमा किया और एक बड़ी लैंड ले ली। अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इफ़ दे आर ग्रोइंग इट,
तो इससे क्या होगा, इनसे उनका आउटपुट बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा, प्लस उनका जो क्वालिटी होगा उनके फूड ग्रेन्स का, उनके क्रॉप्स का, वो भी बेटर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमने इकोनॉमी में देखा सम स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और मजबूत हुआ और पावरफुल हुआ। तो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, लैंड में रिफॉर्म, उसमें स्ट्रक्चर में बदला, उनको रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना है और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के थ्रू उनको मदद देनी है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन उनकी इम्प्रूव हो, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर कम हो, कंट्रोल कम हो और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम हो जाए। ओके बच्चों, तो ये है 10 फीचर्स ऑफ नैप पॉलिसी ऑफ 2000, यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कहो, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कहो 2000 की, जो गवर्नमेंट ने पास किया और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में उसने बहुत ही अच्छा लैंडमार्क रिवॉल्यूशन लेके आया, क्योंकि काफ़ी बदलाव हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस प्रोग्राम एंड पॉलिसी। नाउ अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आया, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ नैप 2000 या इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000। हमने ये प्रोग्राम और पॉलिसी देखा, आज तक देखते आए हैं। अभी भी हम जब इवैल्यूएट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या हम और कुछ बदलाव ला सकते हैं? यस, क्योंकि अभी भी हम जितना कर रहे हैं, एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, फिर भी उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए बच्चों। अब जैसे फर्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब हमने देखा कि इस एरिया में पब्लिक सेक्टर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। तो नंबर 1, इस एरिया में और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी इस एरिया में और यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए और रूरल गोडाउन्स बनने चाहिए और हमें रेगुलेटेड मार्केट चाहिए और हमें बैंकिंग सपोर्ट चाहिए और अच्छी हमें मार्केटिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्लांट्स हमें चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें ओवरऑल चाहिए, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जहाँ पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, हम किसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं पार्टिसिपेट हो? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। इसके लिए कैपिटल मार्केट में भी हमने देखा एग्रीकल्चर को एक सेपरेट प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया, कमोडिटी बोर्ड्स उन्हें एक सेपरेट जो है वो प्लेटफॉर्म दिया गया। जैसे हमने कहा कि टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, शुगर कैन बोर्ड है, ये जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं वो हमारे इस खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलता है ना, तो बस और क्या चाहिए, यानी एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाता है। और प्लस जब हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ के पीपल विद द रूरल एरियाज़ के पीपल को कोऑपरेट करने के लिए आ जाते हैं विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने कहा ट्रिपल पी बहुत पावरफुल होता है बच्चों, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब ये दिखाई देते हैं तो रिजल्ट्स हमेशा बेस्ट होते हैं, यानी फार्मर जो है वो अपने फील्ड में मास्टर, अर्बन एरियाज दे आर वेरी स्पेशल इन द टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग या मैनेजमेंट या एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी में दे आर मास्टर, तो वो अपनी स्ट्रेटजी में मास्टर्स हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट इन कमर्शलाइजिंग द प्रोडक्ट्स, यानी वो हमारे एग्रीकल्चर एरियाज़ में सच में मॉडर्नाइजेशन और कमर्शलाइजेशन लेके आएंगे। तो रिवॉल्यूशन चाहिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो मोटिवेट करना ही पड़ेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बेटर टेक्नोलॉजी। यानी अभी भी हम देखते हैं बहुत सी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे उनको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना है कि दे शुड यूज़ इट और हमारा आउटपुट बढ़े, हमारा जितना एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो हमें एफिशिएंटली अचीव हों। तो ये बेटर टेक्नोलॉजी अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं जो अभी भी हर जगह यूज़ नहीं हो रही। देन इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, अभी भी हम उतनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में जो फार्मर्स हैं, हमने कहा बेटर टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं या अच्छे सीड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं,
या स्पेशली एक जो प्रॉब्लम जो जनरली हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी में ही हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब ये न्यू नॉलेज है, हमारे बहुत से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे NIM है, 1988 में स्टार्ट हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया में हैं। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उनसे रिलेटेड, या नफीड है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन है। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जिनके थ्रू किसानों को अवेयर किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि उनका क्लाइमेट वहाँ कैसा है, उनके सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फिर उनके सॉइल के हिसाब से कौन सा क्रॉप वो अगर ग्रो करेंगे वो बेटर होगा, किस तरह से वो मल्टीपल क्रॉपिंग में जा सकते हैं, किस तरह से इस अपने प्रोडक्ट्स को पैक कर सकते हैं, किस तरह से वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये अभी भी ज़रूरत है क्योंकि अभी भी बहुत से किसानों को इनका नॉलेज नहीं है, तो ये होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि अभी भी हमारे किसानों की जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल साइज़ की है, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो प्रॉपरली एप्रोप्रिएट जो सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ करनी चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पा रही, तो प्रोडक्टिविटी इज़ ओवरऑल कम मिल रही है। देन लैंड रिफॉर्म, तो ये लैंड में और हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, यानी जो हम चाहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो, लेकिन वो हर जगह हमें दिखाई नहीं देती है। या हम जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सरप्लस लैंड, हमारे पास बहुत ही अनयूटिलाइज्ड लैंड है जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन द फेवर ऑफ फार्मर्स वो रीडिस्ट्रीब्यूट करे, वो वुमेन्स के नाम पे लैंड को ट्रांसफ़र करे। लेकिन अभी भी, क्योंकि स्पेशली हम जब बात करते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है। इलिटरेसी की जब हम बात देखते हैं तो दे आर इलिटरेट, दैट इज़ वाई दे आर नॉट हैविंग द नॉलेज कि व्हाट आर द गुड फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर देम। यानी अनफॉर्चुनेटली बच्चों हम बात करते हैं कि ये जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप सब लिटरेट बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या एग्रीकल्चर्स के लिए फैसिलिटीज़ है। अगर इनका सब नॉलेज बैकवर्ड एरियाज़ में उनको मिल जाए तो दे मस्ट हैव यूटिलाइज्ड ऑल देयर राइट्स, वो अपने सब इन राइट्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं जो अदरवाइज़ वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लैंड रिफॉर्म में अभी भी बदलाव हमें चाहिए। देन प्राइस पॉलिसी, इसमें भी हमेशा गवर्नमेंट ऑल द टाइम विद द चेंजिंग इन द टाइम वो हमेशा जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी MSP है, इनमें हमेशा वो बदलाव करती रहती है। यानी टाइम आफ्टर टाइम वो डिफरेंट प्राइसेस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो फिक्स करती है एंड हमेशा मैक्सिमम कोशिश करती है कि किसानों को मैक्सिमम प्राइस अवेलेबल हो। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतने प्राइसेस उनके लिए फिक्स नहीं होते हैं। तो प्राइस पॉलिसी को भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हमारे इस एग्रीकल्चर एरिया में हम देखेंगे, यानी आगे जैसे ही हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम मेन सपोर्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, क्योंकि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि और कौन से न्यू सीड्स हैं और कौन से न्यू फर्टिलाइजर्स हम किसानों को दे सकते हैं और कौन से डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हम उनको दे सकते हैं, ताकि हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो और न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं या फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं हमें मिलते रहें। तो इसके लिए हमेशा इस तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ भी डाइवर्ट होना ज़रूरी है। देन सम एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, अब जैसे हमने कहा बहुत सारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द
रूरल एरियाज़। उन्हें फार्मर्स के साथ, बैकवर्ड एरियाज़ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उन्हें हमेशा टाइम आफ्टर टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह के वो न्यू प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, वो बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यानी ओवरऑल वो हमारे इकनॉमी के फूड ग्रेन्स के क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी तो बट नेचुरल रेवेन्यू बढ़ेगा और इसकी वजह से एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के थ्रू अलग अलग फार्मर्स को कनेक्ट किया जाता है। उन्हें ये सब चीज़ें जो है बाय ट्रेनिंग उन्हें सिखाई जाती हैं। कौन सी नई टेक्नोलॉजी है वो सिखाई जाती है, कौन से नए तरीके हैं वो उन्हें सिखाए जाते हैं। वो हर फील्ड में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे सेरीकल्चर हो उसमें हो, या एक्वा कल्चर हो उसमें हो, एनिमल हस्बेंड्री हो वहाँ पे हो, हर जगह पे उन्हें नॉलेज दिया जाता है कि किस तरह से वो अपने इसमें और अपनी इनकम को आगे ग्रो कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ वेस्ट लैंड, ये भी हमारी गवर्नमेंट का एक और हमेशा से एफर्ट्स रहा है कि जो हमारी अनयूज्ड लैंड है, जो हमारी वेस्ट लैंड है, जिसको हम और अंडर कल्टीवेशन इन एग्रीकल्चर के अंडर ला सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं उसे हम यूज़ करें, क्यों हम उसको वेस्ट करें। तो इसके लिए वेस्ट लैंड का भी बेस्ट यूज़ होना चाहिए। इसके लिए वो किसानों को सिखाते हैं ना सिर्फ ये कि वेस्ट लैंड, लेकिन जहाँ पे उनकी ऑलरेडी फार्मिंग चल रही है उनके चारों तरफ बंद रहते हैं और उस बंस की लैंड को जो लगभग जो थोड़ी अवेलेबल रहती है उन्हें वो भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लैंड भी आप ऐसे नहीं छोड़ो, उस पर भी वो आप डिफरेंट तरह की किस तरह से आप ग्रोइंग और कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप कर सकते हो ताकि उनमें से भी रेवेन्यू मिले। कि किस तरह से बंस पे आप बाम्बू को ग्रो करके आप वहाँ से भी जो इनकम है वो अर्न कर सकते हो, प्लस किस तरह से जो वाइन फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको आप ग्रो करके उनमें से भी आप फास्ट जो है वो इनकम अर्न कर सकते हो। यानी थोड़ी भी लैंड को वेस्ट नहीं छोड़ना है, उनमें से भी आप इनकम अर्न कर सकते हो। तो इस तरह से यूज़ ऑफ वेस्ट लैंड वो भी ज़रूरी है। देन एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये भी ज़रूरी है। यानी एज़ पर योर क्लाइमेट, एज़ पर योर सॉइल, एज़ पर योर वाटर अवेलेबिलिटी आप ऑब्ज़र्व करो, आप चेक करवाओ अपने सॉइल को, क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्निक है कि आपके सॉइल में किस तरह की रिचनेस है, आपका क्लाइमेट जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट को, फूड ग्रेन्स को, क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और प्लस इरिगेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ये सब इम्प्लीकेशन ऑफ नेप पॉलिसी ऑफ 2000 है जो बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, नाउ ये क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं आता है बच्चों। आज हमने दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, जो बहुत इंपॉर्टेंट TY का एक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000 या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000। इसमें से हम पहले थोड़े ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और बाद में फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो आउट ऑफ 10 एनी 8 फीचर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। या क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन या इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ 2000, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर्स आता है बच्चों। ओके बच्चों, तो जिस तरह से मैंने आज आपके साथ एक्सप्लेन किया, in the same way I have provided in my notes in a very easy way। और एग्रीकल्चर ये तो सेक्टर आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। जर्नी हमने स्टार्ट की है, तो शुरुआत तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ की है, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक को हम इजीली डिस्कस करते जाएंगे। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.